सो क्लास, जब आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है बिटवीन किसके, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर के, देन देयर सर्टेन अगेन अ डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट जो साइन होता है इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बिटवीन टू पार्टीज़। अब ऑलरेडी जब एग्रीमेंट बना था आपका एलओसी का, तब कितने सारे बैंक्स, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, एवरी बैंक वॉज इन्वॉल्व इन टू इट। बट अगर आफ्टर दैट इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो देयर विल बी अ डिफ़ॉल्ट बिटवीन द पार्टीज़ और किसी भी पार्टी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं की, देन दैट डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इम्पैक्टफुल होता है किस पे, डिफ़ॉल्ट पार्टी पे। तो उसके लिए भी एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया जाता है विच इज़ कॉल्ड रिकोर्स। रिकॉर्ड्स क्या है, आपका एक लीगल एग्रीमेंट है जो लेंडर को राइट देता है कि आपकी सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी जो आपने इशूइंग बैंक के पास रखी होती है, इन द केस जब आपने रखी हुई है कोलैटरल सिक्योरिटी और बोरोअर आपका अनेबल है अपनी डेट को, ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने के लिए, तो देन दैट कोलैटरल शुड बी सोल्ड आउट। अगर कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, देन इशूइंग बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अगर डिफ़ॉल्ट है तो एक्सपोर्टर क्लेम कर सकता है इशूइंग बैंक से, किसके लिए, अपने अमाउंट के लिए, अपने जो भी उनका सफिशेंट अमाउंट हुआ था फॉर डीलिंग और मेकिंग द ट्रांजेक्शन्स। तो एक सर्टिफिकेट बनता है विच इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो उस सर्टिफिकेट ऑफ डिफ़ॉल्ट के लिए कौन पे करेगा, ओपनिंग बैंक, इफ़ देयर विल बी नो कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ओपनिंग बैंक क्यों करेगा, बिकॉज ओपनिंग बैंक हैज़ टेकन the responsibility on the behalf of applicant, right? So this is all about the default agreement. What are the relevant documents required होते हैं अगर आप default agreement बनाते हो या आपको proof देना पड़ता है that other party has not performed his responsibility or obligations. So in that case, general documents being required or submit होते हैं under documentary credit means letter of credit. I have told you before, the another name of letter of credit will be the documentary. Why? Because there is a requirement of lot of documents while making contract. तो अगर आपको केस ऑफ डिफ़ॉल्ट में भी लीगल एग्रीमेंट आपको बनाना होता है विच इज़ send it to the opening bank for the recovery. In that case, certain documents which are required are commercial invoice, जो भी invoice आपका sign हुआ था between importer and exporter, bill of lading, आपकी जितने भी जब आपने ट्रांसपोर्ट किया है तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी आपके साइन हुए होंगे, दैट यू हैव ऑलरेडी डन योर पार्ट ऑफ ड्यूटी, तो उसमें ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपका बना है, इंश्योरेंस अगर कोई है आपकी डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स आपकी गुड्स की, एक्सेट्रा, ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेंड टू इशूइंग बैंक इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट एग्रीमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एट द टाइम ऑफ डिफ़ॉल्ट। सो देयर आर सर्टन रेगुलेशंस हैं एलओसी की, जो सर्टन रेगुलेशंस किसने बनाई हैं, अंडर डिफरेंट एक्ट जो है आपके, डिफरेंट आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जितने भी आपके एक्ट्स होते हैं विच इज़ इम्प्लाइड बाय एज पर कंप्लायंसेस ऑफ लॉ, तो वो रेगुलेशंस के अंडर किस रेगुलेशंस के अंडर एलओसी परफॉर्म कर सकते हो। अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, FEMA रिक्वायरमेंट्स एक्ट, credit norms of central bank, uniform rules for bank to bank, and reimbursement. So these are the certain regulations under which you can perform the letter of credit, right? So we come to, this is, I have told you just for your knowledge that what are the different regulations being required for performing LOC. What is about the bank's obligation and responsibility? अब आपने पढ़ लिया कि इशूइंग जो करते हैं हम, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, तो उसके लिए सर्टन पार्टीज़ बीइंग इन्वॉल्व्ड, राइट? इन दोज पार्टीज़ देयर आर सर्टन ऑब्लिगेशंस जो उनको फुलफ़िल करनी पड़ती है। तो व्हाट आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीइंग परफॉर्म बाय ईच एंड एवरी बैंक? सो फर्स्ट इज़ इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक कौन होता था? जो एप्लीकेंट अपने बैंक से रिक्वेस्ट करता था फॉर इशूइंग LOC। तो वो इशूइंग बैंक जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है
कि हमारे एप्लीकेंट जो है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है और उनकी क्रेडिट वर्थनेस कैसी है। कैसे पता चलता है वो कितना क्रेडिट दे सकते हैं, उनको हम कितना नहीं दे सकते? बाय वेरीफाइंग देयर past account details, their transactions being incurred in last some years. तो इशूइंग बैंक सबसे पहले इंश्योर करता है, वेरीफाई करता है एप्लीकेंट के अकाउंट को और एप्लीकेंट के सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को, वेदर दे आर एज पर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट होता है एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक कहाँ पे होता है? जहाँ पे एक्सपोर्टर की कंट्री होती है, इन दैट कंट्री ओनली एडवाइजिंग बैंक वहीं पे होता है। तो उसको कौन सर्टिफिकेट देता है या आपको एडवाइस कौन करता है? इशूइंग बैंक करता है। तो एडवाइजिंग बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टू चेक द ऑथेंटिसिटी कि जो आप क्रेडिट दे रहे हो, वो एक्सपोर्टर को जो दे रहे हो, दे हैव द रिलेवेंट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स और नॉट। और ये परफॉर्म करना कब अपनी ड्यूटी स्टार्ट करता है? आफ्टर रिसीविंग द LOC फ्रॉम इशूइंग बैंक, राइट। नेक्स्ट इज कन्फर्मिंग बैंक। समटाइम कन्फर्मिंग बैंक एक और बैंक होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इशूइंग बैंक की फुलफिल करता है। कैसे? एज पर बेनिफिशियरी, इफ़ बेनिफिशियरी वॉन्ट रिक्वायर्ड अनदर बैंक जिनका उनसे लिंक है, तो दैट वी कॉल द कन्फर्मिंग बैंक हु कैन टेक or perform the responsibility of issuing bank by sending over LOC to beneficiary or exporter. तो confirming bank in some cases होता है, some cases में issuing bank same will perform its function. So next will be negotiating bank. मैंने आपको बताया था in certain cases there will be advising bank and negotiating bank will be same or in some cases they may be different. तो नेगोशिएटिंग बैंक जो होता है एग्जामिन करता है उन सब डॉक्यूमेंट्स को विच दे रिसीव्ड फ्रॉम इशूइंग बैंक विद इन द 5 days बैंकिंग में ही, उस टाइम पीरियड में ही, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट देयर काउंटर। जैसे उनके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, वेदर इट इज़ LOC, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, वो वेरीफाई करते हैं, ऑडिट करते हैं, as well as चेक करते हैं whether they are as according to compliances or not. तो अगर उनको कहीं पे भी नॉन कंप्लाइंस एक्टिविटी लगती है, they will gonna revert back to issuing bank that the certain documents has not been verified. ये ट्रांसपेरेंट नहीं है इंफॉर्मेशन। So this is the whole procedure or responsibility being fulfilled by each and every bank, किसमें? Under letter of credit में। So this is all about the bank obligation and the certain agreements which being signed at the time of default by any party. So next topic we're gonna discuss in next class. Please jot down all these notes in your register positively. Thank you.